is that how does Kumbhak therapy help in various kinds of cancers and at various stages? So if you look from outside, am I audible? Yes. If you look from outside, things are different. You are like, you have a hand, leg, and many organs. But if you look inside, you are just one entity, isn't it? आप एक ही है ना? Similarly, the functioning of the body, it can be different for different organ function in a different manner. अलग अलग organ अलग अलग तरीके से काम करते हैं, है ना? Is it scientifically proven? Is your life scientifically proven? Is your life scientifically proven? कैसी बातें पूछ रहे हैं? I'm telling about how your body functions. Science just wants to know how life functions. साइंस कोई अलग चीज थोड़ी है. साइंस तो आपकी लाइफ कैसे काम करती है उसी को ही अध्ययन करता है ना, उसी को समझने की कोशिश करता है. साइंस को आप अलग क्यों कर रहे हैं? लाइफ से अलग क्यों कर रहे हैं साइंस को, बताइए. साइंस इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ दिस लाइफ वर्क्स, हाउ दिस यूनिवर्स वर्क्स, इजंट इट? नहीं. अब इसको अलग अलग नाम दे दीजिए, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, इसको अलग अलग नाम दे सकते हैं, बट एवरी साइंस इज ट्राइंग टू नो हाउ दिस लाइफ एंड यूनिवर्स फंक्शंस. साइंस का अपना कुछ भी नहीं है ना, लाइफ का ही सब कुछ है जो साइंस स्टडी कर रहा है. तो ऐसे सवाल ना पूछें, क्योंकि फिर डिसएसोसिएशन, आपकी लाइफ से हम एसोसिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, डिसएसोसिएट नहीं करना. तो जैसे बताया कि हाउ डू यू फंक्शन, काम कैसे करते हैं, चलिए यहां से शुरुआत करते हैं. हाउ डू यू फंक्शन, आपका शरीर काम कैसे करता है? उठना, बैठना, दौड़ना, नाचना, गाना, चलना, फिरना, क्या काम कैसे करता है आपका शरीर? तो अगर थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अलग अलग अनुपात में सांस रोकते हैं तब जाके काम करता है. नहीं होता ऐसा? जरा पुश करके देखें, जोर लगाएं जरा, देखिए सांस रोकते हैं, पीछे सांस रोकते हैं. जरा खींच के देखें जरा, सांस रोकते हैं. कोई वेट उठाना है तो सांस रोकना पड़ता है ना, अगर जंप करना है तो सांस रोकना पड़ता है, सीढ़ियां चढ़ना है अलग अलग अनुपात में सांस रोकें, चेयर से भी उठेंगे तो सांस रोक के ही उठेंगे ना, थोड़ा सा पीछे, हम ध्यान नहीं देते उस तरफ. वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, घर के कामकाज करना कैसे करते हैं? अलग अलग अनुपात में आप पीछे सांस रोक रहे हैं, जिसकी बदौलत, जिसकी वजह से आप एक्शन ले पा रहे हैं. तो आपके बॉडी का एक्शन का मैकेनिज्म क्या है? कुंभक है. कुंभक है ना, तो कुंभक साइंस है ना. कुंभक का साइंस वो है जिससे आपकी बॉडी फंक्शन करती है. अच्छा, ऑर्गन भी ऐसे ही काम करते हैं. आपको मालूम है, जब उल्टी करते हैं तो पहले सांस रुकती है, छींक मारते हैं तो सांस रुकती है. आप शरीर में कोई भी कामकाज करना चाहे, अंगड़ाई लेते हैं, सांस रोक के लेते हैं, करते हैं ना. बिना सांस रोके तो आप नहीं कर पाएंगे. तो कहने का मतलब यह है, अगर आपको यह फील होता है आई एम नॉट एबल टू डू एनी एक्शन, इसको यहां से समझते हैं. इफ यू फील कि पहले मैं ज्यादा एक्शन कर पा रहा था या कर पा रही थी, आज कम एक्शन कर पा रही हूं, तो एक्शन का मैकेनिज्म उसको स्ट्रांग बना लीजिए. क्या है? कुंभक को स्ट्रांग बना लीजिए, तो आप एक्शन ज्यादा कर पाएंगे. यही रिपोर्ट करते हैं लोग, कुंभक करना शुरू करते हैं, कहते हैं वी बिकम मोर एक्टिव, हम ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, जो पहले नहीं कर पाते थे कर पा रहे हैं. अब एक्शन कर पा रहे हैं आसानी से, उसी को हम खुशी भी कहते हैं मन की. अगर एक्शन नहीं कर पा रहे आसानी से, उसी को दुख भी कहते हैं, डिजीज भी कहते हैं. तो इतने सिंपल तरीके से आप थोड़ा और अंदर जाते हैं और थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्शन से ही आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म की जरूरत पड़ती है. संतर्पण कहते हैं मेटाबॉलिज्म, यानी
एक्शन करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए ना, एनर्जी चाहिए। अच्छा, वही एनर्जी से आप फूड को डाइजेस्ट भी करते हैं और वापस एनर्जी मिल जाती है। तो फूड को डाइजेस्ट करना या इस्तेमाल करना, इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, सिंपल सी। अब मेटाबॉलिज्म अगर ठीक से नहीं होगा आपके शरीर में, तो क्या होगा? सेलुलर फॉर्मेशन के ऊपर इसका इंपैक्ट आएगा। मैं दो तरीके से अब कैंसर समझा रहा हूं, और दोनों तरीके कुंभक से ठीक होते हैं। इससे सभी तरीके के कैंसर ठीक होते हैं। तो सभी तरीके के कैंसर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं। पहली बात यह समझिए, जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। जो करंट रिसर्च हो रहा है कैंसर के ऊपर, उसमें यह पता चल रहा है कि यह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, और आपका टेस्ट भी इसी की वजह से होता है या इसी के ऊपर होता। जो कैंसर का टेस्ट है ना, उसमें क्या करते हैं? पेट स्कैन कराते हैं ना, तो उसमें वो क्या देख रहे हैं? कैंसर का कोई टेस्ट होता नहीं है, ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन का टेस्ट देखते हैं। तो एक रेडियो एक्टिव ग्लूकोज आपके शरीर में डाला जाता है, और फिर यह देखा जाता है कहां ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है। तो एक अंदाजा लगाते हैं कि यहां पे कैंसर। तो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन किसका पार्ट है? किस चीज का पार्ट है? मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ का पार्ट है आपके शरीर का, मेटाबॉलिज्म का पार्ट है ना। तो मेटाबॉलिज्म कैंसर, अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया तो एक इंसान कैंसर की तरफ में जाने के उसके चांस बन जाते हैं। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इस हमारी पृथ्वी पे, इस दुनिया में बढ़ रहा है, कम हो रहा है? जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो डायबिटीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, थायराइड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ब्लड प्रेशर या फिर कह लो कार्डियो पल्मोनरी फंक्शन जो है वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। जब हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, उसकी शुरुआत मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से होती है। अब ये कैसे होती है? तो आपको जीने के लिए भोजन को पचाना जरूरी है, यानी मेटाबॉलिज्म आपका जरूरी है। यहां से शुरुआत करता है। अच्छा, मेटाबॉलिज्म के अलावा आपका शरीर और क्या करता है? खतरे से निपटने का काम भी करता है। अगर भोजन आया तो उसको मेटाबोलाइज करेगा, डाइजेस्ट करेगा, पचाएगा, एब्जॉर्ब करेगा। अगर भोजन नहीं आया, कुछ गलत चीज आई, तो इम्यून सिस्टम को हाई करेगा। क्यों? क्योंकि उस खतरे से निपटना है इसको। तो खतरे से कैसे निपटता है आपका शरीर? इम्यून सिस्टम को उठा के, हाई करके। लेकिन इन दोनों का एक बैलेंस होता है। इम्यून बढ़ेगा, इम्यून सिस्टम ऊपर जाएगा, तो मेटाबॉलिक सिस्टम नीचे आएगा। अब जरा इस बात को पकड़ लीजिए। अब मैं आपको कुछ समझा रहा हूं, इस बात को पकड़ लीजिए। आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो मेटाबॉलिज्म डाउन जाएगा। ये ऐसे बैलेंस होता है इसका। कैसे समझ में आएगा आपको? क्या ये सही बात है? जब भी बुखार होता है तो आपको भूख नहीं लगती, ठीक है? भूख कब लगती है? जब मेटाबॉलिज्म खूब अच्छा है। जब बीमारी होगी तो भूख नहीं लगेगी, यानी इम्यूनिटी हाई है, मेटाबॉलिज्म लो है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, बचपन से लेके काफी बड़ी उम्र तक हम कोई ना कोई खतरा डाल रहे हैं अपने शरीर में। एक 2 किलो का बच्चा पैदा होता है, कितने सारे वैक्सीनेशन लगाते हैं? पूरा एक लिस्ट बनी हुई है ना, और वो सारे वैक्सीन केमिकल है ना। आपका शरीर केमिकल के लिए डिजाइन नहीं हुआ है ना, तो केमिकल खतरा है ना आपके शरीर के लिए। तो जब भी कोई दवाई डालते हैं तो क्या से कौन सा सिस्टम ऊपर जाएगा? इम्यून सिस्टम ऊपर जाएगा, मेटाबॉलिक सिस्टम नीचे आएगा। लेकिन इम्यून सिस्टम बार बार ऊपर जाता है और शरीर इसको नीचे करना चाहेगा, क्योंकि उसको खाना भी है, किचन भी चलाना है भाई। मेटाबॉलिज्म बिना खाए जिएगा कैसे? तो वो उठाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी वजह से इम्यून सिस्टम बार बार उठ रहा है। इसे कहते हैं ऑटो इम्यून सिंड्रोम। ये भी मेटाबॉलिज्म के साथ में जुड़ा हुआ है। तो इम्यूनोथेरेपी अगर आपकी करवाई जा रही है या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें बेसिकली कर क्या रहे हैं? जो इम्यून सिस्टम हाई हो रहा है आपका, उसको नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं ना।
भाई वो तो आप वैसे भी कर ले तो स्टेरॉइड खा के कर लोगे। लेकिन देखिए, इम्यून थेरेपी जो है ना, वो आपके इम्यून सिस्टम को और बिगाड़ देगी। कोई भी मेडिसिन आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग नहीं करता, बल्कि नीचे लेके आता है। ये बात आप समझ जाइए। दवाई से आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं हो सकता। ये आपके शरीर की एक शक्ति है, एक स्ट्रेंथ है। तो जो हमने दवाइयां खाई उसकी वजह से ऑटो इम्यून सिंड्रोम आया। अच्छा, दवाई के अलावा और क्या खतरा है हमारे शरीर के लिए? जो भोजन कर रहे हैं आप, वो क्या है? हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड। आपका शरीर उसे पहचानता नहीं है। अगर शरीर में वो चीजें डालने जिसको शरीर पहचानता नहीं है, तो उसकी ज्ञानाग्नि बिगड़ जाएगी, जो हमने इसमें बताया है। वो पहचान ही नहीं रहा, बार बार वही चीजें डाल रहे हैं जिसको वो पहचानता नहीं है। तो आप जितनी भी दवाइयां डालते हैं, मुझे बताइए, क्या हमारे पूर्वज लाखों सालों से वो चीज खा रहे थे? लेकिन लाखों सालों से जो फूड खा रहे थे, भोजन कर रहे थे, वो आज भी हमारा शरीर या हमारा लिवर पहचानता है। तो अगर फूड को आप चेंज कर देंगे तो वो खतरा हो जाएगा आपके लिए। तो दवाई खतरा है, फूड खतरा है। तीसरी चीज, जिस एनवायरमेंट में आप सांस ले रहे हो, क्या उसका कंपोजिशन हमने बदल दिया 100 साल में? तो आप जो सांस ले रहे हो वही खतरा है ना। तो ऐसे में क्या होगा? बॉडी इस अलग एनवायरनमेंट से एडजस्ट करने की कोशिश करेगी ना, करेगी कि नहीं करेगा? अडेप्टेशन आपने सुना होगा ना, हमेशा हमारा शरीर या कोई भी जीवित शरीर एक नए चीज को अडेप्ट करने की कोशिश करता है। और ऐसे में आपके नंबर्स, यानी वाइटल्स, यानी जिसको आज वाइटल्स कहते हैं या बायोमार्कर्स कहते हैं, पैरामीटर्स कहते हैं, ब्लड का कंपोजिशन, ब्लड का प्रेशर या इस तरीके की चीजें, बॉडी का टेम्परेचर, ये तो एडजस्ट होगा ना। तो बॉडी एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, और उसी को आप क्या कह रहे हैं? खतरा है। शुगर बढ़ गया, खतरा। ब्लड प्रेशर बढ़ गया, खतरा। ये चीज बढ़ गई, खतरा। वो चीज बढ़ गया, खतरा। पर आप समझिए ना, आपका शरीर तो अडेप्ट करने की कोशिश करो, तो खतरा नहीं है। अब उसको खतरा मान के आपको कोई मेडिसिन देना चालू कर दिया, अब खतरे का लेवल आपने और बढ़ा दिया। यानी हर जगह पे आप इम्यून सिस्टम को कंफ्यूज कर रहे हैं और मेटाबॉलिक सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। क्या यह सही तरीका है? तो मुझे एक इंसान बता दो 100 साल में जो किसी भी मेटाबॉलिक डिजीज से निकल गया हो। एक इंसान, डायबिटीज जिसकी ठीक हो गई हो, ब्लड प्रेशर जिसका ठीक हो गया हो, थायराइड जिसका ठीक हो गया हो, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसका ठीक हो गया हो। आपको लगता है कि आपका कैंसर ठीक हो गया? कैंसर कीमोथेरेपी से ठीक नहीं होता। कीमोथेरेपी सफाई है, घर की सफाई से घर में कचरा बनना बंद नहीं होता। कोई भी तो बीमारी ठीक नहीं हो रही ना, बढ़ रही है। कैंसर 12% के रेट से बढ़ रहा है, 12% एवरी ईयर। 100 में से 12 बंदों को कैंसर हो। तो पहली बात यह समझना पड़ेगा कि क्या कर रहे हैं हम, ताकि कोई तो स्टेप ले सके। लेकिन अब मुझे बताइए, आप नई सिचुएशन को झेल नहीं पा रहे, तो झेलने की क्षमता बढ़ाना क्या ये सभी को करना ही चाहिए ना? अगर इस एनवायरनमेंट में, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ऐसे लोग हैं जिनका कैंसर बहुत तेजी से फैलता है, ऐसे लोग हैं जिनका कैंसर बड़े लंबे टाइम तक नहीं फैलता। दोनों ने कीमोथेरेपी कराई हुई, फर्क क्या है दोनों में? फर्क क्या है दोनों में? एक जो है वो गलत सिचुएशन को झेल पा रहा है, एक नहीं झेल पा रहा। नहीं झेलोगे तो और जल्दी खराब हो जाएगा शरीर। अगर इस एनवायरनमेंट को आप झेल नहीं पाएंगे तो बीमार हो जाएंगे।
अगर फूड जो खा रहे हैं उसको झेल नहीं पाएंगे तो शरीर खराब होगा जल्दी, जो दवाई खा रहे हैं उसको झेल नहीं पाएंगे तो दवाई के साइड इफेक्ट बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहली चीज क्या करनी चाहिए? देखो, एनवायरमेंट आप बदल नहीं सकते, भोजन को आप एकदम से बदल नहीं, जो मिलेगा मार्केट में वही खाना पड़ेगा। मेडिसिन तो आपको कानून लगा के मेडिसिन डाल दिया जाएगा आपके शरीर में। तो ऐसे में सबसे जरूरी चीज क्या होती है कि आप अपना टॉलरेंस बढ़ा के रखें। तो क्या होगा कि आपका रिस्क कम रहेगा, ब्लड प्रेशर कम नहीं होगा, शुगर की वजह से आपको शरीर खराब नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म खराब है शरीर खराब नहीं होगा, कैंसर के चांसेस कम होंगे। तो पहला स्टेप क्या करना चाहिए? टॉलरेंस बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सारा कुछ बदल गया लेकिन हमने इस नए इकोसिस्टम के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया। अच्छा, टॉलरेशन बढ़ाने का या आप ज्यादा टॉलरेंस कैसे बढ़ाएंगे अपना? इसका सिंपल एग्जांपल, एक 10 किलो का वेट उठाइए, आटे की बोरी है ना, 10 किलो की चावल की बोरी, वो उठाइए। कैसे उठाते हैं, कैसे टॉलरेट करते हैं उस वेट को? सांस रोक के करते हैं, सांस रोक के करते हैं। 20 किलो के लिए क्या चाहिए? 10 किलो उठाने के लिए एक पर्टिकुलर कैपेसिटी चाहिए आपको, 20 किलो उठाने के लिए ज्यादा कैपेसिटी चाहिए, यानी ज्यादा सांस रोकने की क्षमता होगी तो आप 20 किलो आराम से उठा लेंगे, तब लोड नहीं होगा 20 किलो। तो आपका शरीर का टॉलरेंस का मेजर जो है योर ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी है। अगर इसे बढ़ा लेंगे तो रिस्क कम हो जाएगा, पहली बात रिस्क कम हो जाएगा बॉडी का। इसका मतलब क्या होगा? आप जितने तकलीफ में आने वाले हैं उतने तकलीफ में नहीं आएंगे, आराम से झेल जाएंगे तकलीफ। पहली चीज, आगे चल के और 5 और तकलीफें बीमारियां निकले उसकी बजाय वो वहां पे इसको हम अरेस्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अब आगे, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ आपका कौन बढ़ाएगा? बताइए, कौन सी दवाई बनी है इस दुनिया में जो आपकी मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ बढ़ा सकती है? कोई दवाई नहीं बनी। तो अगर कैंसर एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो आपको मेटाबॉलिज्म बढ़ाने का कोई ना कोई उपाय तो करना पड़ेगा, बिना उसके तो इलाज ही नहीं। अब अगर मैं ये बोल रहा हूं किसी भी तरीके का कैंसर हो बॉडी में, आप उस ग्रोथ को रोक ही तो नहीं पा रहे, नहीं रोक पा रहे ना, आपका शरीर नहीं रोक पा रहा, आप नहीं रोक पा रहे। फंडामेंटली दोनों एक ही चीज है, दोनों अलग अलग नहीं है। तो रोकने की क्षमता तो बढ़ाना ही चाहिए आपको भाई, कुंभक की कैपेसिटी तो आपको बढ़ाना ही चाहिए, ये रोकना ही तो कुंभक है। तो इससे फायदा होगा क्या? ये बिल्कुल ही एकदम से बढ़ा पाएंगे आप? नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि कैंसर में आने में काफी साल लग गए, 30, 40, 50 साल लग जाते हैं, तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और कैंसर कभी भी जेनेटिक नहीं था, लेकिन आज हम जिस बीमारी में हैं इसे हम जेनेटिक बना सकते हैं, ठीक है ना? तो ऐसे केस में अब देखिए, जेनेटिक बनाने के प्रोसेस में हमने बड़ा लंबा समय अपने शरीर को खराब किया ना, हमने अपने आप को भी खराब किया, अपने बच्चे को भी खराब किया। तो कुछ समय आपको जरूर देना पड़ेगा इसकी वो कैपेसिटी जिसकी वजह से डिविएशन हो रहा है उसको रोकने के लिए। वो रुक भी जाएगा, वो अगर रुक भी जाएगा, जब तक आप बाकी चीजों को ठीक नहीं करेंगे ना तब तक 100% रिवर्सल नहीं होता। अगर वो रुक भी गया आपका ग्रोथ फैक्टर, तो आप दवाइयां खा रहे हैं, आपके ऊपर कोई ना कोई अगर इम्यूनोथेरेपी किया जा रहा है तो फिर डिविएट किया जा रहा है। तो वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप जितना झेलने लायक बन जाएंगे, जितनी तकलीफ कम होगी, उतनी मेडिसिन भी ड्रॉप होंगी और उतनी तेजी से फिर रिकवरी होगा, है ना? तो पहली बात, कोई भी कैंसर शरीर का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से इम्यून प्रॉब्लम या इम्यूनिटी की सिंड्रोम, ऑटो इम्यून सिंड्रोम भी होता है। तो हम एक चीज को पकड़े ना तो समझ पाएंगे, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को ठीक करने का तरीका क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या मेटाबॉलिज्म आपकी कार्य क्षमता के साथ में जुड़ी हुई है। आपका मेटाबॉलिज्म जितना अच्छा होगा उतने आपके काम करने की क्षमता अच्छी होगी।
काम करने की क्षमता कुंभक के साथ में जुड़ी हुई है। तो बेसिकली आप लूज क्या कर गए जिसकी वजह से कैंसर हुआ? कुंभक कैपेसिटी लूज कर गए जिसकी वजह से कैंसर। तो बाकी आप जो भी इलाज समझ रहे हैं कि ये इलाज है, या करंट नैरेटिव है कि भाई कीमोथेरेपी इलाज है, कीमोथेरेपी कोई इलाज नहीं है। इम्यूनोथेरेपी सोचा जा रहा है कि इलाज है, बट इम्यूनोथेरेपी हमारे जेनेटिक्स को और खराब कर देगा, क्योंकि आप लाइफ के जो जिस तरीके का लाइफ का एक मैप है ना, अगर उसमें आप दखल अंदाजी करेंगे तो लाइफ डिस्टर्ब ही होती है, ठीक नहीं होती कभी भी। तो आप इम्यूनोथेरेपी से इसमें इंटरफेयर करें, चाहे कीमोथेरेपी से इंटरफेयर करें, चाहे किसी केमिकल मेडिसिन से इंटरफेयर करें, वो हमेशा खराब होगी, अच्छी नहीं हो सकती। प्रूफ आपके सामने है, डेटा उठा लीजिए, कैंसर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कोई भी क्रॉनिक डिजीज बढ़ रही है, कम हो रही है, आप डेटा उठा लीजिए तो आपको पता चलेगा आपने अच्छाई के नाम पे जो दवाइयां खाई हैं उसकी वजह से कैंसर में हैं आप। तो शरीर या इसके प्रोसेस को, जीवन के प्रोसेस में छेड़ाछाड़ी, दखल अंदाजी हमें ही खराब कर रहा है। मेटाबॉलिज्म आपको बढ़ाना ही चाहिए, जो कि इसका रियल ट्रीटमेंट होगा। बाकी कीमोथेरेपी सफाई है, ऑपरेशन एक मैनेजमेंट है, कोई दवाई नहीं बनी जो कैंसर को ठीक कर सकती है, आपका शरीर लेकिन इसको ठीक कर सकता है। ये आपके शरीर के पास में जो मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ लूज हो गया, कम हो गया, उसको बढ़ाएंगे तो आपका शरीर ठीक कर देगा। लाखों सालों से इस तादाद में या कैंसर ह्यूमन पॉपुलेशन में नहीं देखा गया। लाखों सालों से इस शरीर ने कैंसर को कंट्रोल में रखा, ठीक रखा है। इसका मतलब इस शरीर के पास में वो बल, वो शक्ति है जिससे ये कैंसर को कंट्रोल में रख सकता है, उसी को बढ़ाना है। वही कुंभक शक्ति भी है, वही मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ भी आप मान लीजिए। तो ये अगर करेंगे तो किसी भी तरीके का डिविएटेड ग्रोथ, अनकंट्रोलेबल ग्रोथ को आप कंट्रोल कर पाएंगे, और उस कैंसर को आप किसी भी नाम से बुलाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। So, if we are so confident about Kumbhak therapy, why don't we ask people to stop chemotherapy, radiation, etc.? Somebody had asked this question. Unfortunately, that person has left the webinar right now. He couldn't wait, he or she. In fact, we would like to say कि मेडिसिनल, केमिकल मेडिसिन से ह्यूमन बॉडी का ट्रीटमेंट ही रोक देना चाहिए। हम तो ये कहना चाहेंगे, मगर एक बात बताइए, क्या हम कीमोथेरेपी करवा रहे हैं आपको? क्या हम कोई मेडिसिन दे रहे हैं? तो कोई और दे रहा है, उससे पूछना चाहिए ना भाई, इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। वी आर नॉट डूइंग इट, सो व्हाई वी आर सेइंग कि उसको रोकिए नहीं, या फिर उसको आपकी मर्जी। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि जो करंट नैरेटिव है ना, करंट नैरेटिव है, उससे हम लड़ना नहीं चाहते, उससे हम लड़ना नहीं चाहते। जब वहां से ही बात निकल के आएगी, और बहुत बात निकल के आ रही है एलोपैथी, क्योंकि हम एलोपैथी नहीं आपको सिखा रहे, तो एलोपैथी को लेके कोई डिसीजन लेना हमारे लिए ठीक नहीं है। हम बोले कि नहीं आप ये दवाई लो या मत लो, अगर हम देते तो हम बता देते कि मत लीजिए। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको कैंसर, बिकॉज ऑफ द डायग्नोसिस, उनको टैग कर दिया है कैंसर, उनको कैंसर है ही नहीं। इट इज बिकॉज ऑफ द कीमोथेरेपी एंड द ट्रीटमेंट द रिलैप्स हैपेंस। ये बातें अब एलोपैथी में ही वो लोग खुद ही कहने लग गए, तो उनकी बातें वहां से निकल के आनी चाहिए। साइंस का मतलब ही यही होता है कि आप जो जैसा है वैसा ही बताएं। तो हमने ना तो आपको कीमोथेरेपी सजेस्ट किया, हम आपको जो बता रहे हैं कि आपने क्या लूज किया उसके हिसाब से आपको हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। सीधी सी बात, किसी और का क्या एरिया है वो उनका एरिया है, मगर आपको हम समझा भी रहे हैं सो दैट यू कैन टेक अ वाइज डिसीजन।
और एक और बात, हमने अगर इस शरीर को असक्षम कर दिया, अगर इस शरीर को हमने बहुत ही अपाहिज कर दिया कि अपने आप जी नहीं पा रहा, सपोज कीजिए ये ऐसा ही है जैसे कि बिना अल्कोहल लिए तो मैं कोई काम ही नहीं कर सकता, बिना ड्रग लिए तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। अगर हमने इतना अपाहिज कर दिया तो सडनली आप उस बॉडी को ड्रग देना छोड़ देंगे ना, तो कोलैप्स भी कर सकता है, ऐसा भी चांस है। तो क्या करते हैं हम, क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं पहले आप अपनी शक्ति को वापस ले आओ। कीमोथेरेपी के बाद 2-2, 3-3 हफ्ते जो बेड पे पड़ते थे लोग, कुंभक करके वो दूसरे दिन काम करने लग जाते हैं। तो अगर आप अपनी शक्ति को वापस ले आते हैं तो आपको दवाइयों के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप अपने विजडम से उस हिसाब से दवाइयां हटा दीजिए। आपकी दर्द खत्म हो गई तो दर्द की दवाई क्यों लेनी है बताइए? अगर आपकी तकलीफ खत्म हो गई है तो किसी भी आइडिया से मेरे को ये दवाई लेनी ही चाहिए, क्यों लेना फिर? यू डिसाइड दैट। हम आपकी प्रॉब्लम को खत्म करते हैं, ठीक है? आप अपनी प्रॉब्लम को खत्म कीजिए हमारे साथ मिलके, और जो जरूरी नहीं है वो एक वाइज डिसीजन लीजिए कि वो क्यों रखना है फिर अपनी लाइफ में। क्या दवाई खा के जीना है? ऐसा तो हमारे पूर्वज नहीं करते थे। किसी भी तरीके का मेडिसिन लेके जीना तो अपाहिज जिंदगी है ना, ठीक है? इसीलिए हम ये कह रहे, ये नहीं कह रहे कि आप वो मत जाएं, क्योंकि हम बोलेंगे भी तो भी आपको कितने तरीके से बताया जाएगा और करवा दिया जाएगा। तो ऐसा क्यों हम बोलें जो कि आप कर ही नहीं सकते? बल्कि आपको तो हम वो बताएंगे ना जिसकी वजह से आपकी आंखें खुले, आपको शक्ति मिले, आपकी प्रॉब्लम कम हो जाए, और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए। Thank you, Swamiji, for answering questions. So it's close to 9:30. We'll need to end the webinar right now. So yes, everyone is still looking at, because that's the way we have been trained. हमें ऐसे ट्रेनिंग दी है कि ये इस प्रकार का कैंसर है, इसमें हमें T cells बढ़ाने, हमें ये वाले cells बढ़ाने, हमें वो सब करना है. See, we started the webinar by saying that this program is based on body's natural strength building capacity. Okay, so you have to empower your body to be able to produce the right kind of cells, or like we've said, जो ग्रोथ हो रही है, ओवर ग्रोथ हो रही है, उसे कंट्रोल में लाना है, उसे उसके ऊपर पकड़ बढ़ानी है, होल्ड बढ़ानी है, वो सिर्फ कुंभक से पॉसिबल है. So we have told you, many people have made all sorts of remarks. Okay, so we have told you what we do. If it makes sense to you, come to the program. If you have questions, leave your numbers. If it doesn't make sense, अपने शब्द और समय बर्बाद ना करें. Okay, you have one life. If you wish to take care of it, just come in. Yes, Shashi ji, बोलिए. Quickly. नमस्ते स्वामी जी, मेरे को 1.5 साल हो गया मैं आपका प्रोग्राम मतलब कुंभक करती हूँ. मेरे को 2021 में हुआ था. तो मुझे यही क्वेश्चन है कि मैंने न्यूरोस्केलेटन वाला किया था आपका, तो 1 घंटा मैं करती हूँ, तो क्या मेरे को अभी ये वाला प्रोग्राम करना पड़ेगा? नहीं, देखिए, अगर मेरे में तो बहुत शक्ति आ गई है, बहुत, मैं बहुत खुश रहती हूँ. मैं तो आपका बहुत शुक्राना करती हूँ, मुझे कैसे आप मिल गए. हाँ, नहीं, वो देखिए, एक प्रोग्राम जो स्पेसिफिकली अगर किसी एक कंडीशन के लिए हम डिज़ाइन ज़रूर करते हैं, मतलब कस्टमाइजेशन हम करते हैं हर जगह पे. उस कस्टमाइजेशन से क्या होता है कि हम आपके वीक पॉइंट्स को पकड़ के उस पर काम करते हैं. आपने वो ज्वाइन भी इसलिए किया होगा क्योंकि आपको उस समय तकलीफ कुछ किसी और तरीके की होगी. तो जैसा मैं बता रहा हूं कि एक बार कैंसर का टैग लग जाता है ना कि इंसान को, वो सोचता है मैं कैंसर का ही पेशेंट हूं. ये नहीं करना चाहिए ऐसा, है ना? कोई भी कैंसर का पेशेंट नहीं होता, और या सभी कैंसर के पेशेंट होता है. कोई भी कैंसर का पेशेंट नहीं, सबके अंदर कैंसर सेल है ना. एक कंट्रोल नहीं कर पा रहा, दूसरा कंट्रोल कर पा रहा, बस इतना ही फर्क है ना, इतना ही फर्क है ना. वो कंट्रोल लेके आ जाना है, बस इतना सा अगर हम समझ जाएं
तो बहुत लोगों का फायदा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है प्रोग्राम, ऐसा डर मत बैठाइए अपने अंदर, ठीक है ना। कैंसर कोई खतरा नहीं है। अगर अपना आपका शरीर ठीक है ना, तो किसी भी एनवायरनमेंट में वो बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि ये आपका शरीर ही ठीक कर सकता है, कोई और ठीक नहीं कर सकता, कोई और ठीक नहीं कर सकता। और एक बात समझिए कि कैंसर कारण अगर अपने, मैं आपको 2-3 चीजें समझा रहा हूं, वो भी आपको समझना पड़ेगा और उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। कैंसर वाले पेशेंट की अगर ब्रेथ देखेंगे ना, वो उखड़ी हुई होती है, रिदमिक नहीं होता। अगर उसका माइंड देखेंगे ना, तो वो कूदता हुआ माइंड है, वो लयबद्ध माइंड नहीं है। इसीलिए उनको कुछ भी समझाया जा सकता है, उनको बेवकूफ भी बनाया जा सकता है, वो एक तरीके से भोले हो जाते हैं लेकिन ढीठ भी हो जाते हैं। अगर कोई अटक गई बात दिमाग में, तो अटक गई, क्योंकि समझ ठीक नहीं है ना। दर्शनाग्नि, ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि, कोष्ठाग्नि, फिर सही सेल बनाने का भी रिदम नहीं है, तो कुछ भी ठीक नहीं। ऐसे में कोई भी आइडिया लगाना खतरनाक है। कैंसर के लोग अपने इलाज से अपने आप को ज्यादा बर्बाद करते हैं, और एक नहीं 50 इलाज करवाते हैं। ऐसे भी इलाज करवाते हैं जिसका कोई बेसिस नहीं। क्यों? क्योंकि जान तो सबको प्यारी होती है ना, लेकिन इतना डरा दिया जाता है, इतना डरा दिया जाता है, वो डर के मारे वो इंसान कुछ भी कर रहा है। तो इसीलिए मैंने बताया, पहली बात तो टैग करना बंद करो। जो आप सोच रहे हो कि मेरा तो उसमें निकला है, स्कैन में निकला है, स्कैन, कैंसर का स्कैन कुछ भी नहीं होता। आप एक हाथ से एक्सरसाइज कर लो, उसके बाद में पेट स्कैन कराओ, तो वहां पे कैंसर दिख जाएगा, क्योंकि वहां ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो ये इतना डिविएटेड है। तो पहली बात, डरना, अगर आप डर जाएं किसी की बात से, तो कुछ भी करेंगे फिर तो आपको कुछ करवाया नहीं जा सकता। और कैंसर में ज्यादातर लोग क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये गलत है, ये सही है, क्योंकि माइंड स्टेबल नहीं है, रिदम में ही नहीं है। अगर इतना लॉजिकल भी समझाया जा रहा है, तो भी उनको लग रहा है नहीं, ये तो मैंने तो वहां ये पढ़ा, वहां ये पढ़ा, वहां ये पढ़ा, मगर ठीक तो हो ही नहीं रही दुनिया। रिलैप्स के ना एपिसोड्स बढ़ रहे हैं दुनिया में कैंसर के। अगर आप डेटा उठा के ये अगर थोड़ा रिसर्च किया जाए, तो आपको पता चलेगा ये तो बहुत खतरनाक है। अगर एक नॉर्मल बंदे को बिना कीमोथेरेपी के अगर आप छोड़ दो, तो ज्यादा जिंदा रहेगा। जो ट्रीटमेंट की वजह से वो जल्दी खत्म हो रहा है इंसान। ऐसे में क्या करें? बट ये तो बात समझिए ना, लाखों सालों से आपके शरीर ने कैंसर नहीं किया, इसका मतलब है ये शरीर ही हैंडल करता है कैंसर, कोई और नहीं हैंडल कर सकता। इसकी वो रिकवरी स्ट्रेंथ बढ़ा दे, इसकी वो समझ बढ़ा दे। पहली चीज तो अगर आपके ब्रेथ में लय आ जाए, माइंड में रिदम आ जाए, तो आपको लाइफ तो वैसे ही अच्छी हो जाएगी आपकी। तो डर नहीं लगाना, और टैग ना करें। प्रॉब्लम है भी तो ऐसा टैग नहीं करेंगे तो आप जिंदगी भर कैंसर के पेशेंट होंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपकी लाइफ अच्छी होगी, आप ठीक हो गए। ठीक है ना। तो आपकी लाइफ, आपका शरीर अच्छा करेगा, ये बात समझिए, इस पे काम कीजिए। Thank you, Swamiji. So we'll need to end the webinar. It's 9:30. Questions अगर हम आंसर करते रहेंगे तो अगले 2 हफ्ते तक भी आंसर कर सकते हैं. There is no end to the question. Leave your numbers if you have specific questions about cancer, about yourself, or about somebody that you are seeking a solution for. We'll also have a separate question and answers to address more questions from all of you. Thank you so much for joining in. Now there is only one question कि क्या आप अपने बारे में कुछ करना चाहते हैं? तो अभी शुरू कीजिए, वेट मत कीजिए। बहुत सारे लोगों ने शुरू किया है, उन्हें बहुत अच्छा लगा है। 2 लोग यहाँ पर आकर उन्होंने शेयर भी किया है। उनमें से वो ऐसी चीजें बता रहे हैं जो शेयर नहीं कर पाए थे कि अभिषेक जी की उनके फादर के लेवल्स वगैरह भी, जो सोडियम लेवल्स, पोटेशियम लेवल्स, वो इतने अच्छे इंप्रूव रहे
जो कि बहुत जरूरी होते हैं टू मैनेज द सिस्टम. Yeah, please leave your number, Divya ji, Dipti, whoever have questions, so we'll answer those separately. Thank you so much for joining in on behalf of Swami Raj Vibhu and my entire team at Astika Kumbhak. Namaskar.